वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। शर्जील मेमन साहब ने कहा था 20 मार्च 2011 को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुफाहमत की सियासत को उसकी कमजोरी ना समझा जाए। सवाल अब ये अहम उठता है कि क्या अब हम कन्फ्रंटेशन की सियासत देखने जा रहे हैं इस मुल्क में। हमारी आला अदलिया ने कंटेम्प्ट नोटिसेज भेज दिए हैं पीपल्स पार्टी के 2 आला ओहदेदारों को, और मेमन साहब का आज इसी शो पे ये कहना है कि वो अभी भी अपने बयान पे कायम है कि आला अदलिया का दीदार शाह को हटाने का फैसला निहायत ही शर्मनाक फैसला है। इसी के साथ साथ हम ये सब जानते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे असूलों से ज्यादा जरूरी और अहम टाइमिंग होती है। इलेक्शन भी आने वाले हैं और अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस को रिवाइव या रीओपन करने का जो मुतालबा सामने आ गया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और अगर यही करना था तो 3 साल पहले डोगर कोर्ट से करवा लेते, वो कोर्ट भी अपने ही तसव्वुर किए जाते थे। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी जस्टिस साहब, एक दफा ये मुख्तसर फरमा दीजिए कि क्या सदारती स्कोप में ये आता भी है कि अदलिया से, आला अदलिया से ये रिक्वेस्ट की जाए कि केस को रीओपन करें। वो देखिए, गुजारिश ये जो प्रिंट मीडिया में बात आई है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आर्टिकल 186 का हवाला दिया गया है। जहां तक आर्टिकल 186 का ताल्लुक है, उसमें ये बात कही गई है कि अगर किसी लीगल इशू पर प्रेसिडेंट को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है लीगल ओपिनियन या कोर्ट को ओपिनियन चाहिए जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस भी है, तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसकी हिस्ट्री में मिसालें हैं। 1955 में जो है इसके अंदर वो जो है गुलाम मोहम्मद ने जो है एक रेफरेंस दाखिल किया था। इसहाक साहब ने जो है 88 में जो है चूंकि वो बजट असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, बजट नहीं बन पा रहा था, पैसे खर्च करने थे, तो उसके लिए उनसे अप्रोच किया था। और आखिरी मरतबा अगर मुझे याद पड़ता है कि जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो भी गए थे। वो हिस्बा का मामला था जो खैबर पख्तूनख्वा का, तो उसमें उन्होंने ओपिनियन मांगा था। लेकिन ये ओपिनियन होता है, ये जजमेंट नहीं होती, बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता। वो ओपिनियन जो भी देंगे तो वो माने या न माने, ये फिर हुक्मरानों की मर्जी होती है। यानी कि एक सेकंड, यानी कि हाँ किया है आपने मुख्तसर, यानी कि सदर ये रेफरेंस दे सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस केस को रीओपन किया जाए। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आर्टिकल 186 इसका हवाला दिया जा रहा है, उसमें किसी लीगल इशू पर कोर्ट का ओपिनियन लिया जा सकता है। अब मुझे नहीं पता कि ये अल्टीमेटली जो कोर्ट में पिटीशन या रेफरेंस जो भी दाखिल करेंगे उसकी नवियत क्या होगी, उसकी बुनियाद क्या बनाई जाएगी। क्योंकि देखो, रीओपन की जो हम जब बात करते हैं तो स्टेट अवे हमारा ख्याल जो अमेरिका की तरफ चला जाता है, क्योंकि अमेरिका में ऐसा सिस्टम मौजूद है कि अगर वहां पर क्रिमिनल केस में किसी को सजा हो जाए तो उसके बाद वो बाद में कहे कि अब हमारे पास इस बात की शहादत मौजूद है जिससे हम साबित कर सकें कि उस फैसले, अगर ये एविडेंस कंसिडर की जाए तो वो फैसला हो सकता है। यानी कि महज तारीख की दुरुस्तगी के लिए कोर्ट जो है अपना ओपिनियन दे सकती है कि हाँ भी गलत हुआ था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए मैंने 186 का हवाला दे रहा हूं। ये देखना पड़ेगा कि रेफरेंस क्या होगा उसमें, ये क्या, क्योंकि अगर पाकिस्तान में ऐसा हुआ तो 186 की हद तक तो ये डेफिनेटली एक बजाते खुद एक सवाल है। इनमें और भी रेमेडी हो सकती है जाने के लिए, लेकिन ये एक टेस्ट केस इस हवाले से होगा। ये डिपेंड करता है कि पिटीशन ये क्या बनाएंगे, उसमें कोई फंडामेंटल राइट्स को इन्वोक करेंगे या कोई और ऐसी बात करेंगे। लेकिन जब तक ये पिटीशन ड्राफ्ट करके दाखिल नहीं करते, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इन्होंने जिक्र 186 का किया है, तो 186 का स्कोप कुछ मुख्तलिफ है और उसमें मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको मिसाल दे दी है। लेकिन साथ ही चूंकि रीओपन की बात हो रही है तो वो मैंने अमेरिका का एक हवाला दे दिया है। तो अगर इस किस्म की बात हुई तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये गिला रहा है कि एक जो है सौतेला सलूक किया जाता है इस जमात के खिलाफ। क्या आपको ऐसा माइंडसेट महसूस होता है? देखिए, मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन देखिए मिसाल के तौर पर इनका ये परसेप्शन होगा। जहां तक भुट्टो साहब की बात है, भुट्टो साहब के साथ इसमें कोई शक की बात नहीं कि इसमें कोई ज्यादती तो उसमें उस वक्त जो ट्रायल में कुछ लोगों को नजर आ रही थी, तो ये तो एक अपने एक अलग बात है। लेकिन उससे हटके देखें, अब जो लेटेस्ट केस है दीदार हुसैन शाह साहब वाला, अगर मुझे कहने की इजाजत हो तो मेरा ख्याल है उस केस को थोड़ा सा मिसहैंडल भी किया गया और इवन कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जो है मतलब कोई इस किस्म की बातें हुई जैसे कि बहुत सी स्पेस छोड़ दी गई या ऐसी बातें करती गई जो कि शायद बेहतर तरीके से हो सकती थी। तो बाद औक़ात मुझे महसूस होता है कि ये जो वहां पर जो कोर्ट में जो है ना जो पैरवी होती है, वहां सबसे बड़ी मिसाल एनआरओ की ले लीजिए। देखिए ना, एनआरओ में मैं समझ गई। मेमन साहब, क्या बात है, अगेन आप लोगों का रवैया भी जो है वो जरा दुरुस्त नहीं लगता। मुझे ये बताइए क्या वाकई अब आपको कंटेम्प्ट नोटिस हुए हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है। एक सिटिंग हुकूमत के लिए तो सबसे पहले अपनी अदलिया के ऊपर ही सड़क पर आना उसके खिलाफ, और फिर वो अदलिया
उसी सिटिंग हुकूमत के लीडरों को कंटेम्प्ट नोटिस, ये छोटी बात नहीं है। ये हम किधर तक जाते देख रहे हैं? क्या आप कोर्ट में खड़े होकर इतनी जुर्रत रखते हैं कहने की कि भाई हमें लगता है आप आजाद जरूर हैं मगर आप गैर जानिबदार नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेहर साहबा, मैं समझता हूँ कि मैंने आज टॉक शो पे तमाम मुख्तसरन बात की है, लेकिन मेरे जो जहन में चीज़ें हैं वो मैं कोर्ट में और तफसीलन और इंशाअल्लाह ताला जुर्रत के साथ कहूँगा। मैं तो पीपल्स पार्टी का एक अदना सा कारकुन हूँ। जैसा जस्टिस साहब ने कहा कि सिवाय एक भुट्टो साहब के वाक्य के, भुट्टो साहब का एक जो फैसला हुआ एक अजीम सानिया था मुल्क के लिए, लेकिन उसके बाद हमने और भी मिसालें दी। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए कि जब हुकूमत डिसॉल्व हुई और जब उन्होंने कोर्ट में रुजू किया तो उनकी जो है वो अपील खारिज की गई, और जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, जब उन्होंने कोर्ट में अपील दाखिल की तो वो उनकी अपील को बहाल कर दिया गया उनकी गवर्नमेंट को। तो इशू सिर्फ ये है कि सिंध के साथ ये एक परसेप्शन क्रिएट हो चुकी है और ये सिंध के लोग अभी महसूस करते भी हैं कि सिंध के साथ खास तौर पे कोई इस तरह का रवैया जो है वो रखा गया है। और अगर माजी की आप मिसालें देख लें तो कंटेम्प्ट के जमरे में तो बहुत सारे लोग आते हैं। मगर आपको बात तो याद है ना मेमन साहब, आपको याद है ना सुप्रीम कोर्ट हमला केस के अंदर जो है वो चौधरी रसूल और अख्तर रसूल और चौधरी मुनीर साहब जो थे उनके भी खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस आए थे। आज तक वो MPMNA नहीं बन सके। आर यू कीपिंग दैट इन माइंड? देखिए, शायद आपकी नॉलेज में मैं इजाफा कर दूं, उनके ऊपर माफी भी मिल गई है और उसके बाद उसमें बहुत सारे लोग थे, सिर्फ ये लोग नहीं थे। उसमें तो सैफुर रहमान साहब भी थे। उसमें मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी, वो मैं कोर्ट में डिस्क्लोज करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पहले से जवाब बनाए जाएं। यानी कि आपको लगता है अदालत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? कौन कौन से लोग हैं जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, सिटिंग MNAs MPs मुस्लिम लीग नवाज के हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है जो उस वाक्य में मौजूद थे। तो वो सारी चीजें मैं कोर्ट में पेश करूंगा और मैं ये चाहता हूँ कि अगर कंटेम्प्ट के सामने में अगर मैं आया तो मैं समझता हूँ कि आधे एंकर्स भी आएंगे और आधे पॉलिटिशियन जो है। हमें सबसे पहले आप अपने साथ आपको दर्शक निकल, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि मतलब मैं पीपल्स पार्टी का अदना सा कारकुन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हौसले बुलंद है। मैं अपने मौके पर कल भी कायम था और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक कायम रहूंगा। और मैं आखिरी चीज बोल के बस मैं, क्योंकि मुझे एक और बताइए था, ये कहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में भी है, देखते हैं कि जोर बाजुए कातिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब, जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल अपनी जगह ये अहम अभी तक है कि 12 मई 2007 की तहकीकात के हवाले से सवाल हो कि जब MQM ने लाखों हजारों लोग लेकर सिंध हाई कोर्ट की तरफ अपनी जो एक मूवमेंट है वो शुरू की थी, वो भी अभी स्टैंड स्टिल पे है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बाकायदा तौर पर रेमंड डेविस केस के हवाले से भी जो सारी प्रोसीडिंग्स निकली उस हवाले से भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो यही केस क्यों है? क्या कन्फ्रंटेशन होने वाली है आने वाले दिनों में? इसका हम देखेंगे आगे के दिनों में ही। मगर ये भी कहना गलत नहीं है, मेमन साहब सही कह रहे हैं कि शायद एंकर्स को भी इसके अंदर लिया जाएगा। मगर वंस अगेन हम भी ये कहते हैं कि हम भी दुनिया TV के छोटे से अदने से ही कारकुन हैं और अजिया का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारे साथ रहेगा। दिस इज लॉट्स मोर टू कम ऑन क्रॉसफायर।